डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 28। आई थिंक ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा, ऐसे मैं बोलती हूँ, बट पता नहीं, अगर ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हुआ तो मैं इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी। तो आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एक्चुअली ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसके टोटल 4 एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए आज तक, तो वो भी हम लोग लेने वाले हैं और इसका डेरिवेशन पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद में और एक वीडियो डालूंगी, उसमें मैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज डालूंगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो सभी मैंने हर एक टॉपिक के साथ कवर किए हैं, तो उसका टेंशन नहीं है, बट और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मैं लेने वाली हूँ इस चैप्टर के। ये चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसके पहले का लेक्चर देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी मैंने इसमें यूज किया है, बर्नौलीज इक्वेशन का भी यूज किया है। तो वो दोनों जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर आई थिंक 26 है और बर्नौलीज इक्वेशन का लेक्चर नंबर 27, तो वो दोनों लेक्चर्स पहले देखो, उसके बाद ही आप एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन देखो, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोनों का यूज हमने इसमें किया है। तो बच्चों थोड़ा रिविजन हम लोग लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? a1v1 इज इक्वल टू a2v2, ये हमने स्टडी किया था और इसी के ऊपर से हमने कंक्लूड किया था av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इससे और एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। देखो, इससे हम रिलेशन बना सकते हैं v1 डिवाइड बाई v2। अगर ये v2 मैंने इधर शिफ्ट किया तो v1 को ये डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू ये a2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे और a1 इस साइड डिवाइड होगा। तो इससे ये भी रिलेशन बन सकता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये रिलेशंस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इज इक्वल टू a2v2 या फिर av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे v1 ये v2 इस साइड डिवाइड किया तो ये v1 डिवाइड बाय v2 बनेगा, दैट इज इक्वल टू a2 डिवाइड बाय a1 हमें मिलेगा। इससे हमें यही पता चलता है कि एरिया अगर हमने इंक्रीज किया तो स्पीड डिक्रीज होती है और एरिया अगर डिक्रीज किया तो स्पीड इंक्रीज होती है। ये हमने डिटेल में स्टडी किया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 26 में देखो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको विथ प्रूफ। उसके बाद हमने देखा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में सबसे पहला इक्वेशन, उसके टोटल हमने 3 इक्वेशंस देखे थे, अलग अलग फॉर्म में सेम इक्वेशन को हमने राइट करने की कोशिश की थी। तो इसमें हमने देखा था P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 square minus V1 square, that means it is the change in kinetic energy. This equation shows that change in kinetic energy and this equation shows us the change in potential energy or we can say gravitational potential energy. तो ये हमने देखा था rho g into H2 minus H1। तो ये एक इक्वेशन हमने देखा और एक दूसरा इक्वेशन हमने देखा था, इसका सेकेंड इक्वेशन हमने देखा था P1 प्लस रो जी H1। इसी को हमने इस अलग फॉर्मेट में लिखा है, रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और इसी से हमने तीसरा इक्वेशन बनाया था जनरल इक्वेशन, दैट इज P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो इंटू V, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तीसरा इक्वेशन है। ऐसे टोटल 3 बर्नौलीज इक्वेशन हमने देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन प्लस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये दोनों का यूज करके इसके एप्लीकेशंस, टोटल 4 एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन टोटल 5 एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ऑल दीज एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन ओनली। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका स्पीड ऑफ इफ्लक्स। डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सेकेंड है वेंचुरी ट्यूब और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंचुरी मीटर। तीसरा एप्लीकेशन है लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, जिसमें बर्नौलीज इक्वेशन का यूज कैसे होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। चौथा एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने आई थिंक इसके पहले के लेक्चर में बताया था, बट डिटेल में नहीं बताया था, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड। ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका
एक्सप्लेनेशन दिया था। 5वां एप्लीकेशन वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। तो ये 5 टोटल एप्लीकेशन है जो बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, जो आपके बुक में दिए हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो देखो बच्चों, स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब क्या। सबसे पहले ये इफ्लक्स वर्ड का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इफ्लक्स मतलब फ्लूइड आउट फ्लो। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लूइड आउट फ्लो। मतलब क्या, देखो एक टॉरिसिली नाम का साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर्ड किया है कि बाहर निकलने वाला जो फ्लूइड है उसका स्पीड कितना रहेगा। मतलब क्या, देखो सपोज हमने एक टैंक लिया है, इस टैंक में कोई भी फ्लूइड हमने भरा है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा और यहाँ पे एक छोटा छेद हमने बना दिया जिसी को कहा जाता है ओरिफिस। एक छोटा सा आउटलेट हमने बना दिया, इसको हम ओरिफिस भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लक्स बोलते हैं। तो टॉरिसिली ने, क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, RRI, टॉरिसिली। ये साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि इससे बाहर, यहाँ पे अगर फ्लूइड है तो यहां से फ्लूइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये बाहर निकलने वाला जो फ्लूइड है इसका स्पीड कितना रहेगा, स्पीड कितना रहेगा, वो स्पीड का फॉर्मूला किसने डिस्कवर किया था, टॉरिसिली ने। और ये फॉर्मूला उसने क्या बताया था, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वही रहेगा जो एक फ्री फॉल बॉडी का फॉर्मूला होगा। मतलब सपोज हमने यहां से एक बॉडी को यहां से फॉल किया, सपोज हमने एक छोटी सी मार्बल ली और उसको इतने ही डिस्टेंस से हमने फॉल किया, तो ये बॉडी का स्पीड, मतलब सपोज ये v हमने डिनोट किया, तो ये बॉडी का स्पीड और यहां से बाहर निकलने वाले फ्लूइड का स्पीड, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ऐसे टॉरिसिली ने डिस्कवर्ड किया था। मतलब इतनी ही हाइट से जो बॉडी गिरेगी उसका स्पीड और यहां से निकलने वाले फ्लूइड का स्पीड, इतने ही हाइट से हम बात कर रहे हैं, हाँ, इतनी ही हाइट से नीचे गिरने वाली बॉडी का और यहां से निकलने वाले फ्लूइड का, दोनों का स्पीड ये सेम रहेगा। तो इसके लिए हम क्या, फ्री फॉल बॉडी के लिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करते हैं ना, तो वो दोनों इक्वेशंस हम कंपेयर करके ये प्रूव कर देंगे जो टॉरिसिली ने प्रूव करके दिया था कि इन दोनों का जो स्पीड है दैट इज इक्वल। ओके, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा। तो जो बुक में डेरिवेशन दिया है वो मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद हम लोग इसको स्टडी करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों का स्पीड सेम है कि नहीं। पहले डेरिवेशन देखते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। इसके लिए हमने क्या किया, देखो एक टैंक लिया, उस टैंक में हमने फ्लूइड भरा है और यहाँ पे हमने एक आउटलेट बनाया जिसको हम बोलते हैं ओरिफिस, राइट, या फिर हम बोलेंगे इफ्लक्स, ओरिफिस या फिर इफ्लक्स। तो यहाँ पे हमने एक आउटलेट बनाया। सपोज यहाँ पे जो ये टैंक का एरिया है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया। सपोज ये एरिया हमने A1 कंसीडर किया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, उसका जो ये एरिया है वो हमने A1 कंसीडर किया। जो हमने ओरिफिस बनाया है, जो इफ्लक्स बनाया है, उसका हमने एरिया A2 कंसीडर किया। ओके, यहां से आने वाला जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड हमने V1 कंसीडर किया और यहां से बाहर निकलने वाला जो स्पीड है उसका स्पीड हमने V2 कंसीडर किया। तो एक बार देखो, ये दोनों एक्सपोज कर रहे हैं एयर को, इसका मतलब यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा PO, सिमिलरली यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा PO। दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है क्योंकि ये भी एयर, ये इस साइड, तो यहाँ से सभी साइड में एयर है ना, यहाँ से बाहर निकलने वाले फ्लूइड के ऊपर एयर प्रेशर एक्ट कर रही है। सिमिलरली ये भी एक्सपोज कर रहा है एयर को, मतलब इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा PO। तो यहाँ पे देखो एक बात आपको ऑब्जर्व हो रही है, ये जो A1 है, A1 इज ग्रेटर देन A2। A2 बहुत ही छोटा है और A1 बहुत ही बड़ा है, क्योंकि टैंक में एक छोटा सा आउटलेट हमने बनाया है, तो A1 बहुत ही छोटा है और A2 बहुत ही छोटा है और A1 बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जाके हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो समझ में आया।
अभी देखो यहां से अगर हम इसको सरफेस मान ले, इसको बेस मान ले, तो यहां से जो ये हाइट है, इस हाइट को हम लोग h से डिनोट करेंगे और फिर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हम रो से डिनोट करेंगे एज यूजुअल। इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से डिनोट करेंगे, ये बात तो आपको पता ही है। और फिर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। तो आप सभी को बर्नौलीज इक्वेशन पता है। क्या है बर्नौलीज इक्वेशन? सेकेंड वाला बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि इसको हमने कहा है 0.1 और इसको हमने कहा है 0.2। तो ये दोनों को हमने, इसको 0.1 कहा, इसको 0.2 कहा। तो 0.1 के लिए हमारा बर्नौलीज इक्वेशन क्या रहेगा? P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, दिस पॉइंट इज इक्वल टू, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ये दोनों इक्वल रहेंगी। ये क्या रहेगा? P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, ये हमने बेस कंसीडर किया है, तो जो सेकेंड पॉइंट है, इस सेकेंड पॉइंट की हाइट क्या है? 0 है। मतलब H2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? 0। H1 इज इक्वल टू क्या है आपका? H है। यहाँ पे हमने बेस ये कंसीडर किया है, तो सेकेंड पॉइंट की हाइट 0 है और H1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? H मिल रहा है। सिमिलरली P1 के ऊपर भी कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है? P0। और P2 के ऊपर भी कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है? P0। मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? P0 मिल रहा है। सिर्फ दोनों की वेलोसिटी चेंज है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हम लोग इसके अंदर डाल देते सिंबल्स। तो P0 प्लस रो जी H1 की जगह पे हम H पुट करेंगे प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू P2 की जगह पे P0 पुट करेंगे प्लस ये तो पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि हमने H2 की जगह पे 0 डाला तो ये निकल ही जाएगा, बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर। एम आई क्लियर? इसमें देखो ये P0 और ये P0 दोनों चले गए, बचा क्या? रो जी H इज इक्वल टू, सॉरी रो जी H, यहाँ पे और एक इक्वेशन बचता है, हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रो को अगर हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे हम लोग रो को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा GH प्लस हाफ V1 स्क्वायर और इस साइड रहेगा हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। तो इससे रो और ये दोनों भी कैंसिल होंगे। और 2 से अगर हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2GH प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 कैंसिल होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 भी कैंसिल होगा। यहाँ पे बचेगा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड बस बचेगा V2 स्क्वायर, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो गई। समझ में आया मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, रो को कॉमन निकाला, ये रो कैंसिल होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं। इस V1 को अगर हम इधर शिफ्ट करें, सपोज इस V1 को हम इधर शिफ्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? देखो 2GH इज इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाके वो क्या बनेगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बनेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग, हमें सपोज इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मैं इसको साइड में रखती हूँ, साइड में लिखती हूँ, फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहां से मैंने आपको इक्वेशन बना के दिया था V1 अपॉन V2, ये V2 इधर शिफ्ट किया, दैट इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय A1। तो इससे हमें V1 क्या मिलता है? देखो ये V2 अगर इधर शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो इससे हमें क्या मिलेगा? A2 डिवाइड बाय A1 इंटू V2 मिलेगा। और ये V1 का ये जो फॉर्मूला बना है ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इन दोनों में से V2 निकालना है। यहाँ से निकलने वाले जो फ्लूइड है ये V2 हमारा टारगेट है, इसका डेरिवेशन हमें बनाना है, इसलिए हम V1 की जगह पे ये पुट करेंगे। V2 की जगह पे आपको पुट नहीं करना है, उससे आपको V1 का स्पीड मिलेगा, बट हमें किसका चाहिए?
इसका स्पीड चाहिए। ओके, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब क्या, फ्लूइड आउटफ्लो, जो बाहर निकलने वाला फ्लूइड है उसका स्पीड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो 2gh एज इट इज रहेगा, v2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस v1 की जगह पे हम ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a2 डिवाइड बाय a1 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू v2 है तो उसका भी क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि v1 का क्या है स्क्वायर, तो ये इन दोनों का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब यहां से हम लोग v2 कॉमन निकाल सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2gh v2 स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस a2 डिवाइड बाय a1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसको मैं रफ करती हूं। अब देखो बच्चों, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो a2 है ये बहुत ही छोटा है, छोटा है किससे, a1 से, a1 बहुत ही बड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रेशो है a2 डिवाइड बाय a1, अगर ये नीचे की वैल्यू बहुत बड़ी है तो आपको क्या आंसर मिलेगा, इन दोनों के रेशो का 0.0000 समथिंग आपको आंसर मिलेगा। मतलब आपका जो आंसर रहेगा, नीचे की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना वो 0 के नियर जाता रहेगा। आप कैलकुलेशंस करके देखो, वैल्यू बढ़ा के देखो। पहले आप क्या करो, पहले 0.1 डिवाइड बाय 2 करो, 2 को बढ़ाओ 200 कर दो। अगर आप इतना बढ़ाओगे तो ये वैल्यू उतने 0 पॉइंट समथिंग आती जाएगी, मतलब ये बहुत ही छोटा रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, इतना नहीं होता, तो ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। मतलब आपका जो ये रेशो है दैट a2 डिवाइड बाय a1 इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, 0, क्योंकि a2 बहुत ही छोटा है और a1 बहुत ही बड़ा है, उसकी वजह से ये रेशो क्या बन जाता है, 0। तो ये रेशो अगर 0 बना, मैं इसको इस साइड लिखती हूँ क्योंकि v2 हमारा टारगेट है, v2 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, 0 बनेगा, और इस साइड का जो 2gh है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो v2 स्क्वायर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हमें क्या मिलेगा, 1, मतलब ये जो हमारा आंसर है ये आपको क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर ही मिलेगा, और इस साइड क्या रहेगा, 2gh रहेगा। अब ये स्क्वायर अगर हमने निकाला तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और यही जो इक्वेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ इफ्लक्स। मतलब देखो v2 आपको मिल रहा है, v2 किसका स्पीड है, ये बाहर निकलने वाले फ्लूइड का स्पीड है, इसी को बोला जाता है वीवो, मतलब स्पीड ऑफ ओरिफिस भी बोला जाता है, या फिर वीई भी बोला जाता है, मतलब स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी बोला जाता है इस v2 को। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, √2gh। अब हम बात करते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी की। कंसीडर करो यहां से एक बॉडी ऐसे नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बहुत बार यूज किया है। तो यहां से नीचे गिरने वाली बॉडी का इनिशियल स्पीड मतलब u इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, और फाइनल स्पीड इसको कुछ तो भी रहेगा, नीचे गिर रही है तो इसको हम लोग हाइट कंसीडर कर रहे हैं h, मतलब s हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, h मिलेगा, s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, h। और एक्सेलरेशन नीचे गिर रही है, मतलब नीचे कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक के जगह पे हम क्या डालेंगे, g डालेंगे, मतलब हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो क्या है अपना 0, मतलब ये टर्म 0 बन जाएगी, प्लस 2 a क्या है g और s क्या है h, मतलब v इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, √2gh। ये किसके सेम है, इसके जैसा ही है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी का जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ रहा है, जो लिक्विड में से बाहर निकलने वाला फ्लूइड है उसके जितना ही आ रहा है। समझ में आया, ये किसने प्रूव करके दिया था, टॉरिसिली ने प्रूव करके दिया था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर हम पहले न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। समझ में आया सबको? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ये पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने। न्यूमेरिकल देखो क्या है, डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन द डैम। If one door is opened, what will be the speed of the water that flows out of the door? G दिया है ब्रैकेट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है, गिवन पहले लिख लो, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करो। गिवन देखो क्या दिया है, गिवन डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो, मतलब एच 20 मीटर बिलो, वाटर के सरफेस से 20 मीटर बिलो, मतलब एच कितना दिया है, डेप्थ 20 मीटर दिया है। जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर मतलब v निकालना है आपको। ठीक है, एक डोर ओपन करने के बाद वाटर का स्पीड क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू √2gh, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वही फॉर्मूला यूज करना है। h दिया है, g दिया है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। दैट इज इक्वल टू √2 इंटू 9.8 इंटू h कितना है 20। अगर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 392। अब ये वैल्यू स्क्वायर रूट की है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको सिंपल कर लो। देखो अगर आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 196 किसका स्क्वायर है हमें पता है, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो आपको 196 मिलता है, तो 196 इंटू 2 करो तो आपको 392 मिलेगा। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो 14 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में रहेगा √2। ओके, और √2 की वैल्यू सबको पता है, वो तो लर्न होनी चाहिए आपकी। दैट इज 14 इंटू √2 इज 1.414। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको मिलता है 19.796। देखो कैलकुलेशन करना सीख लो, क्योंकि हर स्टूडेंट को फॉर्मूला पता होता है बट कैलकुलेट करते नहीं आता, तो उसका लास्ट आंसर ही नहीं आता तो ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशंस करना सीख लो ताकि आपको और इजी लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो आपको इजीली, और हर एक नंबर ऐसे आता है ताकि आप खुद कैलकुलेट कर सको। इतना डिफिकल्ट अगर खुद कैलकुलेट करते नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं तो भी गलती की है। तो इट्स बेटर आप समझ लो कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ऐसे सिंपल करते जाओ तो आपको समझ में आए। √2 तो याद कर ही लो, वो आपको हमेशा लगता है 1.414। नहीं आता है तो बोर्ड एग्जाम में आपको लॉग टेबल अलाउड होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई में, नीट में आपको लॉग टेबल अलाउड नहीं होता। सो इट्स बेटर खुद कैलकुलेशंस करना सीख लो। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो एक्सरसाइज में से पूछा गया न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, with what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square before the flow starts? Density of water is equal to 1000 kilogram per meter cube. यहाँ पे उन्होंने प्रेशर दिया है और रो दिया है, डेंसिटी दी है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस, मतलब v निकालना है। वापस वही फॉर्मूला यूज करके आपको v निकालना है, लेकिन फॉर्मूला क्या है अपना, v इज इक्वल टू √2gh। तो आपको h पता नहीं है, g तो हमें पता होता है 9.8, बट h आपको पता नहीं है। तो h निकालने के लिए उन्होंने प्रेशर दिया है और डेंसिटी दी है। प्रेशर मतलब p एंड डेंसिटी मतलब रो। तो हम लोग p और रो का यूज करके, हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये तीनों अगर आपको पता है तो इससे आप h आराम से निकाल सकते हैं, राइट। h इज इक्वल टू क्या करोगे, p डिवाइड बाय ρg करोगे तो आपको h मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये तीनों वैल्यूज पता है। और ये h मिलने के बाद ये फॉर्मूला यूज करके आप v निकाल सकते हैं। हमें v एक्चुअल हमारा टारगेट है, बट v निकालने के लिए जो h लगने वाला है वो h निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यूज उन्होंने दी है। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है बट इजी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया है। देखो p दिया है, p कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको दिया है रो कितना दिया है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
और क्या दिया है, वेलोसिटी निकालनी है। जी आपको पता ही होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये वैल्यूज आपको दी है। तो पहले हम h निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू क्या आएगा, p डिवाइड बाय रो जी आएगा। सो वैल्यू डाल दो, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय रो कितना दिया है, 10 टू द पावर 3 लिखू, 1000 को चलेगा, 1 के ऊपर 3 zeros, 10 टू द पावर 3। जी तो हमें पता है 9.8 होता है। या फिर आप क्या करो, अगर जी नहीं दिया ना, आप डायरेक्टली 10 डालो ताकि आपको कैलकुलेशन इजी जाएगा। और अगर जी हमेशा आप 10 ही डालते जाओ, कैलकुलेशन इजी लगेगा। 9.8 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है 10 डाल दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 1, कितना बनेगा, 10 टू द पावर 4। ये 4 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा -4, 5 में से -4 गया तो कितना बचा, 1, मतलब 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। ये क्या मिला आपको, हाइट मिला। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ये हाइट आपको 40 मीटर मिली। अब आपको v मिल जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, √2gh। तो यहाँ g 10 ही डालो ताकि आपको कैलकुलेशन इजी लगेगा, इंटू h कितना होता है 40। तो ये मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा, 4 2 जा 8 दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, 800 मिलेगा आपको। तो इस 800 को भी आप क्या करो, 400 इंटू 2 ऐसे कर लो, है ना। 400 इंटू 2, 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 का, 20 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या रहेगा, 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको पता है, जो आपने रट ली है, 1.414 दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 28.28 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी मिली ओरिफिस की या फिर इफ्लक्स की। ओके, समझ में आया सबको। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल और सिंपल कैलकुलेशन था जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, IIT JEE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करना है, उसके साथ साथ स्पीड ऑफ इफ्लेक्स भी यूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या है, अ लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन द वॉल। देखो उसके साथ साथ आप पहले, ठीक है, न्यूमेरिकल पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करके दूंगी आपको। अ लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन द वॉल, वन इज अ स्क्वायर होल ऑफ साइड L एट अ डेप्थ y। मतलब वॉल, एक टैंक है, उसकी वॉल में 2 होल्स हैं, 2 साइड की वॉल में 2 होल्स हैं। एक साइड का जो होल है वो स्क्वायर शेप का है, जिसका होल ऑफ साइड L, जिसकी साइड L है स्क्वायर शेप में, एट अ डेप्थ y, डेप्थ y पे है वो। डायग्रामेटिकली पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा आपको। फ्रॉम द टॉप, एंड द अदर इज a circular hole of radius r at a depth 4y from the top. When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both sides are the same. Then r is equal to, options देखो क्या दिए हैं, a l divided by root 2 pi, b root 2 pi l, c l, d capital 1 divided by 2 pi। तो अब अभी देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल जो दिया है उसको ठीक से समझ लो। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, बट आपको न्यूमेरिकल देख के लग रहा है कि बहुत ही डेंजरस न्यूमेरिकल दिख रहा है। देखो उन्होंने क्या बताया है, एक टैंक है, अ लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स। पढ़ते जाते हैं, उसके साथ साथ लिखते जाते हैं। एक टैंक दिया है जो टैंक को 2 होल्स है, ठीक है। वन इज अ स्क्वायर होल ऑफ साइड L। मतलब सपोज मैंने यहां पे एक होल बनाया एक वॉल पे, जो कि स्क्वायर होल है, ठीक है, जिसकी साइड स्क्वायर है, रेक्टेंगल बन गया अपना, है ना। समझ लो स्क्वायर है। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। तो इसकी साइड कितनी बताई है उन्होंने, L। मतलब ये साइड L, ये साइड L, ये सभी साइड्स L है। एट अ डेप्थ y फ्रॉम द टॉप,
मतलब यहां से उसकी जो डेप्थ दी है वो कितनी है, y। एंड द अदर इज सर्क्यूलर होल, दूसरी साइड में जो होल है यहां पे है सपोज, वो सर्क्यूलर है, जिसकी रेडियस, ये सर्कल की रेडियस उन्होंने कितनी दी है, r। एट अ डेप्थ 4y फ्रॉम द टॉप, मतलब यहां से ये डेप्थ कितनी दी है, 4y। ओके, मतलब यहां का h देखो कितना है y, और यहां का h देखो कितना है 4y। When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both holes are the same। मतलब यहां जब वाटर में पूरा पानी भर गया तो इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ फ्लो, हम क्या बोलते हैं उसको, रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। इसमें से भी जो पानी बाहर निकलेगा ये दोनों का सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, पर सेकेंड में बाहर निकलने वाला पानी सेम रहेगा। तो सपोज मैंने इसको 1 नाम दिया और इसको 2 नाम दिया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ 2। एम आई क्लियर? पहले होल में से निकलने वाला रेट पानी का फ्लो और दूसरे फ्लो रेट में से, दूसरे होल में से निकलने वाला रेट ऑफ फ्लो, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद होगा तो ये जो फ्लो है इसको हम क्या बोलते हैं, A1V1 है ना। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या है, A1V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, A2V2। वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने यूज किया है यहाँ पे। अब देखो ये इफ्लक्स जो है मतलब VE, ये हमें क्या मिलेगा, √2GH होता है, तो ये क्या मिलेगा, 2GH क्या है यहाँ पे, Y। और यहाँ का जो इफ्लक्स स्पीड है वो हमें क्या मिलेगा, √2G4Y। ठीक है। अब यहाँ पे हमें A और V दोनों लगने वाले हैं। V1 आपका ये रहेगा, ये आपका V1 और ये आपका क्या रहेगा, V2। तो V1 और V2 तो आपको मिल गया, लेकिन आपको एरिया भी निकालना है। तो देखो इसका एरिया क्या रहेगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, मतलब L इंटू L, क्योंकि ये भी L है ये भी L है, तो L इंटू L कितना मिलेगा आपको, L स्क्वायर। मतलब आपको A1 कितना मिल रहा है, इसका A1 इज इक्वल टू मिल रहा है L स्क्वायर। और ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई R स्क्वायर निकालते हैं, राइट। मतलब आपको A1 मिल रहा है L स्क्वायर और A2 मिल रहा है पाई R स्क्वायर। डाल दो दोनों भी वैल्यूज इसमें। A1 देखो कितना है, L स्क्वायर इंटू V1 क्या है, √2GY। ओके, दैट इज इक्वल टू A2 क्या है, पाई R स्क्वायर और V2 क्या है, √2G4Y। तो इसमें देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, G और ये G कैंसिल होगा, Y और ये Y कैंसिल होगा। यहाँ 4 बचा, √4 क्या होता है, 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 पाई R स्क्वायर और यहाँ पे L स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बस L स्क्वायर ही बचा। तो अब देखो ये 2 पाई इस साइड शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा, R स्क्वायर, दिख नहीं रहा सॉरी, R स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ रहेगा L स्क्वायर, तो यहाँ क्या रहेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, ये 2 पाई इधर शिफ्ट किया तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो ये R स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हम इस साइड लेंगे तो स्क्वायर रूट होगा, तो R इज इक्वल टू L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, डिवाइड बाय √2 पाई, है ना। मतलब R इज इक्वल टू क्या रहेगा, L डिवाइड बाय √2 पाई। ये आपको आंसर मिलता है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर A। पीछे जाके देख सकते हैं, L डिवाइड बाय √2 पाई। कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, जो JEE 2005 में, देखो वही क्वेश्चंस होते हैं अपने सिलेबस के ही, बट ट्विस्ट करके वो लोग पूछते हैं, एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक ऐड करके पूछते हैं। इसीलिए आपको सभी टॉपिक डिटेल में परफेक्ट पता होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले अगर आप लोग लर्न करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। हर एक टॉपिक का डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर ये आप जान लोगे तो आपको डेफिनेटली इजी लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।